डेट आज 1 मार्च 2022। ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है नेशनल पोलियो इम्यूनाइजेशन ड्राइव। प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। ये यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है। इम्यूनाइजेशन का मतलब है इम्यूनिटी, बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाने का प्रोग्राम। और इम्यूनिटी किससे बढ़ती है? प्रतिरोधक क्षमता। इम्यूनिटी को हिंदी में बोलेंगे प्रतिरोधक क्षमता, रोगों से लड़ने की कैपेसिटी, क्षमता हमारी बॉडी की। और ये किससे बढ़ती है? वैक्सीनेशन से, टीकाकरण से। जैसे सबको वैक्सीन लगाई जा रही है कोविड-19 की, ताकि बॉडी की इम्यूनिटी बढ़े। इसी तरह से बच्चे के जन्म के दौरान माता को और बच्चे को कुछ वैक्सीन लगाई जाती हैं इस प्रोग्राम के अंतर्गत, क्योंकि कुछ ऐसी बीमारी होती हैं जो फ्यूचर में बच्चे को ना हो, इनसे रोकने के लिए वैक्सीन लगाई जाती हैं। इनमें बहुत सारी बीमारी से बचने के लिए वैक्सीन लगाई जाती हैं, लगभग 12 से 13 बीमारियों से बचने के लिए। लेटेस्ट इसमें जो वैक्सीन जोड़ी गई थी वो निमोनिया के लिए जोड़ी गई थी, रोटा वायरस के लिए जोड़ी गई थी। निमोनिया के लिए वैक्सीन है पीसीवी, निमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन। रोटा वायरस वैक्सीन है। मीसल्स खसरे के लिए है, खसरा और रुबेला के लिए मीसल्स और रुबेला वैक्सीन। ये रिसेंट पास्ट में जोड़ी गई थी इस प्रोग्राम के अंतर्गत। जैसे वूपिंग कफ है वो भी इसमें इंक्लूड है। पोलियो की वैक्सीन भी दी जाती है जन्म के दौरान। पोलियो की जो 2 बूंद जिंदगी की है वो भी दी जाती हैं। और इंजेक्टेबल भी वैक्सीन दी जाती है इसमें। इसमें बच्चों को प्रोटेक्ट किया जाता है ताकि फ्यूचर में उसको कोई बीमारी ना हो। और रूटीन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चलाया जाता है। इसमें इंजेक्टेबल इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन दी जाती है। इसे आईपीवी बोलते हैं शॉर्टकट में। पोलियो की देखो 2 बूंद जिंदगी की आपने भी पी होंगी, 5 साल तक 2 बूंद मुंह में डाली जाती है। लेकिन एक वैक्सीन इंजेक्टेबल भी लगती है, इंजेक्शन के द्वारा दी जाती है। ये वाइल्ड पोलियो के लिए दी जाती है। पोलियो वायरस से होती है बीमारी। पोलियो सबको पता है आपको। अगर पोलियो की बूंद बूंद अगर किसी बच्चे ने 5 साल तक ना पी तो हो सकता है उसे फ्यूचर में लकवा मार जाए, यानी कि उसके हाथ पैर वगैरह खराब हो जाएं और वो हैंडीकैप्ड बन जाए, विकलांग बन जाए। समझ रहे हो? इस वायरस की वजह से होता है वो, पोलियो वायरस की वजह से। अब पोलियो वायरस की अगर वैक्सीन पी ली है आपने बचपन में 5 साल तक, या आपको इंजेक्शन लग गया उसका, तो फिर आपके चांसेस घट जाते हैं बहुत ही, ना के बराबर होता ही नहीं है फिर ये। क्योंकि आगे अगर पोलियो वायरस आपकी बॉडी में अटैक करेगा तो आपको ऑलरेडी वैक्सीन लगी हुई है और वो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देती है। और इस पोलियो वायरस से वो वैक्सीन इतनी इम्यूनिटी डेवलप कर देती है कि इस पोलियो वायरस से लड़ सके और आपको कोई नुकसान ना हो सके। हमारे इंडिया में अगर पोलियो के केस देखें तो लास्ट जो वाइल्ड पोलियो वायरस का केस आया था वो 13 जनवरी 2011 को आया था। लगभग एक डिकेड से ज़्यादा टाइम हो गया कि हमारा इंडिया पोलियो फ्री हो गया। एक भी केस अब पोलियो का नहीं आता। ऐसा केस नहीं आता कि बच्चा की विकलांग हो जाए, लकवा मार जाए, उसे हाथ पैर खराब हो जाए उसके। एक भी पिछले 10 साल में ऐसा केस नहीं आया है, यानी कि हमारा देश पोलियो फ्री है। लेकिन फिर भी एक डिकेड का मतलब तो पता ना, एक डिकेड में 10 साल होते हैं, तो पिछले 10 साल से ज़्यादा टाइम हो गया जो एक भी केस रजिस्टर नहीं किया गया है वाइल्ड पोलियो वायरस का। फिर भी इंडिया देखो विजिलेंट रहता है। विजिलेंट का मतलब है सतर्क, सावधान रहता है। क्यों? क्योंकि हमारे जो नेबरिंग कंट्री हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इनमें अभी पोलियो वायरस ख़त्म नहीं हुआ है। इनको डिक्लेयर नहीं किया गया पोलियो फ्री कंट्री। तो इसलिए सतर्क रहता है कि यहाँ से कोई केस ना आ जाए पोलियो का और यहाँ पे कोई ये पोलियो का वायरस दोबारा से ना फैला दे। नेक्स्ट टॉपिक है, ये है आपको इमेज में दिखाई दे रही है भाई साहब, सादिया तारिक। ये जम्मू कश्मीर की लड़की हैं। इन्होंने अभी वुशु स्टार चैंपियनशिप हुई थी मॉस्को में, रसिया में। रसिया की कैपिटल है राजधानी मॉस्को, वहाँ पे हुई थी। वहाँ पे इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ये सादिया तारिक जम्मू कश्मीर की रहने वाली हैं। और वुशु या कुंगफू भी बोलते हैं इसको, वुशु या कुंगफू। ये मार्शल आर्ट है चाइना की। मार्शल आर्ट है चाइना की। इस तरह से इसमें लड़ा जाता है, ऐसे गेम होता है ये मार्शल आर्ट का जो आपको दिखाई दे रहा है। ये 1949 में चाइनीज गवर्नमेंट ने इस अपनी ट्रेडिशनल चाइनीज मार्शल आर्ट को दोबारा से स्टैंडर्डाइज किया था। चाइना से इसकी हिस्ट्री मतलब डेवलप हुई थी मार्शल आर्ट की। नेक्स्ट टॉपिक है एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। देखो वो सादिया तारिक वाला सिर्फ प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, कहीं पे कभी पूछ ले, पर्सन इन द न्यूज वगैरह पूछ लेता है कभी यूपीएससी, वरना छोटे मोटे एग्जाम में तो पूछते ही है ये। नेक्स्ट है एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 और 3 के लिए इंपॉर्टेंट है ये, दोनों के लिए। अभी इंडिया और फ्रांस ने एक जॉइंट डेवलपमेंट करने का एग्रीमेंट किया है।
क्या करेंगे ये जॉइंट डेवलपमेंट में? एक इंजन है, इंजन जो इस एयरक्राफ्ट में यूज होगा, 125 KN इंजन है जो इंडिया और फ्रांस मिलके दोनों इसको बनाएंगे। और ये एयरक्राफ्ट क्या है? एम का नाम का एयरक्राफ्ट, एम का बोलेंगे शॉर्टकट में इसको, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। ये देखो कोलैबोरेशन है इंजन बनाने का, इंजन बनाने का कर रहे हैं हम अभी, इंजन बनाने का कोलैबोरेशन है, यानी कि कोलैबोरेशन का मतलब कॉपरेशन, दोनों सहयोग करेंगे। इंडिया की तरफ से DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये इंडिया की एक तरह से डिफेंस के लिए इक्विपमेंट बनाने वाली एजेंसी है। गोला बारूद या फिर मिसाइल या आपके उड़ने वाला वो हवाई जहाज होता है, फाइटर प्लेन वगैरह, ये सब DRDO वगैरह बनाती है, इसकी कोई एजेंसी ये बना कर देती है। और फ्रांस की तरफ से एक कंपनी है, फ्रांस की इंजन बनाने वाली कंपनी सेफ्रॉन, ये दोनों मिलकर कोलैबोरेट करेंगी और इस इंजन को बनाएंगी 125 KN इंजन को, जो इस एम का में यूज होगा। और एम का क्या है? एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, इस तरह का एयरक्राफ्ट होगा ये, लड़ने वाला फाइटर प्लेन होगा ये एयरक्राफ्ट इंडिया का इंडिजिनसली डेवलप होगा, इंडिया ही बना रहा है इसे, इंडिया इसे इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के लिए बना रहा है। ये 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट है और इसमें 6th जनरेशन की निस टेक्नोलॉजी भी यूज होगी। और ये एयरक्राफ्ट देखो, ये आने वाले डिकेड में नवल वेरिएंट के साथ ये कैपेबिलिटी दिखाएगा इंडिया की, क्योंकि ये तीसरा सुपरसोनिक जेट है, इंडियन ओरिजिन है जो, यानी कि जो इंडिया बना रहा है। पहला देखो इंडिया ने बनाया था हाल मारूत, और दूसरा बनाया था तेजस, और तीसरा बना रहा है एम का। नेक्स्ट टॉपिक है साइक्लोन एमनाती। साइक्लोन एमनाती के बारे में सिर्फ इतना आपको जानना है कि ये कहाँ आया है। साइक्लोन तो आप जानते हो चक्रवात, और चक्रवात क्या होता है, साइक्लोन क्या होता है, पूरा डिटेल में जानना तो ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में लेक्चर पड़ा हुआ है, वो आप देख सकते हो। बेसिक से लेके पूरा हाई लेवल तक उसमें समझाया गया है प्रीलिम्स और मेंस के पर्पज से। ये आया है मेडागास्कर में, और मेडागास्कर कहाँ पे है? ये अफ्रीका है भाई साहब, और ये मेडागास्कर आइलैंड नेशन है, एक आइलैंड नेशन। आइलैंड क्योंकि द्वीप नेशन क्यों बोलते हैं, द्वीप राष्ट्र, क्योंकि चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है। यहाँ पे ये आया है साइक्लोन, कुछ इस तरह का समुद्र में पानी घूमता रहता है, आपको पता ही है, लो प्रेशर सिस्टम है साइक्लोन। इसकी वजह से क्लाउड बनते हैं, बादल बनते हैं, फिर बारिश आती है, तूफान भी आ जाता है। ये 5th एक्सट्रीम वेदर इवेंट है इस साल में जो मेडागास्कर के पास आया है। एक ट्रॉपिकल स्टॉर्म एना आया था यहीं पे, एक ट्रॉपिकल साइक्लोन बत्सराई आया था, एक ट्रॉपिकल स्टॉर्म दुमाको आया था, एक ही महीने में आए थे। और ये 4th ट्रॉपिकल है जो एक महीने में आया है, 4th आया, 5वां नहीं आया, 4th आया है ट्रॉपिकल स्टॉर्म। लेकिन एक्सट्रीम वेदर इवेंट 5th आ चुके हैं यहाँ पे। कितने आए कितने नहीं आए ये आपको जानना जरूरी नहीं है, बस एमनाती कहाँ पे आया है, मेडागास्कर, और मेडागास्कर की लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है आर्म फोर्सेस प्रिपरेटरी स्कूल्स। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, और ऊपर वाला भी एमनाती भी सिर्फ प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ये स्कूल होंगे, ये दिल्ली गवर्नमेंट ने अनाउंस किए थे 2021 के बजट में, देशभक्ति बजट नाम दिया था उसका। आर्म फोर्सेस प्रिपरेटरी स्कूल्स खोले जाएंगे। इसका एम टारगेट क्या है? इसका टारगेट ये है जो भी स्टूडेंट्स का इसमें एडमिशन होगा उन्हें नेशनल डिफेंस एकेडमी की एक तरह से सर्विस दी जाएगी, यानी कि प्रिपेयर किया जाएगा कि वो नेशनल डिफेंस एकेडमी में पार्टिसिपेट कर सकें, वहाँ पे जाएं और वो रिक्रूटमेंट के लिए आगे बढ़ें। ये फर्स्ट फुली रेजिडेंशियल स्कूल होंगे दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा जो एस्टेब्लिश किए जाएंगे। इसमें कौन कौन दाखिला ले सकता है, एलिजिबिलिटी क्या है? इसमें देखो 9 क्लास और 12th मतलब 11th और 12th क्लास के लिए एडमिशन दिया जाएगा। 11 12th क्लास में एडमिशन में इसमें हर एक क्लास में 100 स्टूडेंट होंगे, जिसमें 60 बॉयज़ होंगे, 40 गर्ल्स होंगी। और ये स्कूल में देखो एक एकेडमिक विंग होगी और सर्विस प्रिपरेटरी विंग होगी। इन बच्चों को ये सिखाया जाएगा कि ऑफिसर की क्वालिटी क्या होती है जो नेशनल डिफेंस एकेडमी में होते हैं। उन ऑफिसर की क्वालिटी इन बच्चों में डेवलप की जाएगी, ताकि ये अगर नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्ज़ाम देते हैं, वहाँ पे जाना चाहते हैं, मतलब डिफेंस में जाना चाहते हैं, तो पहले से ही इनके पास कुछ जानकारी हो, इन्हें पहले से ही प्रिपेयर किया जाए। नेक्स्ट टॉपिक है ECGC लिमिटेड। ये प्रीलिम्स और GS पेपर 3 के लिए इम्पोर्टेंट है। ECGC एक कॉरपोरेशन है, इसने अभी रसिया को रेस्ट्रिक्टेड कवर कैटेगरी में डाल दिया है। पहले रसिया ओपन कवर कैटेगरी में था। ओपन कवर कैटेगरी का मतलब है
कि उस जैसे हमारे इंडिया से अगर कोई रसिया में एक्सपोर्ट करेगा तो उस पर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब कोई भी रोक टोक नहीं है, लिबरलाइज्ड बेसिस पे है, यानी कि बहुत ही उदारवादी नीति अपनाई जाएंगी। अगर कोई यहाँ से कंपनी एक्सपोर्ट करेगी, रसिया में माल बेचेगी, भेजेगी, लेकिन अब उसे रसिया को डाल दिया रेस्ट्रिक्टेड कवर कैटेगरी में। क्यों? क्योंकि देखो रसिया ने क्या है, यूक्रेन पर अटैक कर दिया, रसिया और यूक्रेन का चल रहा है अभी ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इस वजह से। तो ये ईसीजीसी लिमिटेड है क्या? एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये गवर्नमेंट की एक्सपोर्ट क्रेडिट प्रोवाइडर कंपनी है, गवर्नमेंट ओन्ड है, गवर्नमेंट कंपनी है ये। क्या करती है ये? जो भी हमारे यहाँ से इंडियन एक्सपोर्टर हैं जो एक्सपोर्ट करते हैं उसका इंश्योरेंस सपोर्ट करती है, इंश्योरेंस करती है। जैसे मान लो कोई एक्सपोर्टर है, कोई निर्यात करता है, यहाँ से हमारे देश से बेचता है माल, और उसे ऐसा डर रहता है कि भाई साहब मेरा जो है नुकसान ना हो जाए, तो वो इंश्योरेंस करा लेता है, और ये कंपनी इंश्योरेंस करती है, क्रेडिट इंश्योरेंस सपोर्ट देती है। अगर उसे कुछ नुकसान हुआ तो हर्जाना ये भरती है। इससे क्या है, एक्सपोर्टर को प्रमोशन मिलता है, वो इनकरेज होता है, और फिर ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें रिस्क का कम खतरा रहता है, जोखिम का कम खतरा रहता है। ये याद रखना है, जो ईसीजीसी है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आती है, ये इसका मालिक है, ये मिनिस्ट्री मंत्रालय मुंबई में है ये कॉरपोरेशन। और इसकी स्थापना कब की गई थी? इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1957 में। देखो आपको भी पता होगा, कल भी एडिटोरियल में था, एडिटोरियल आपने पढ़ते ही होंगे आप हिंदू का। देखो हिंदू के एडिटोरियल बहुत सारे चैनल भी करा रहे हैं और उसे अच्छे से डिस्कस भी कराते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया था, हिंदू का हो या इंडियन एक्सप्रेस को हो या किसी भी मतलब किसी भी न्यूज़पेपर का हो, आप देखो सुन सकते हो वहाँ से, चैनल से बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे चैनल हैं, उन पे बहुत ही अच्छे अच्छे टीचर हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि देखो आप उनसे सुनो, लेकिन आप उसे रीडिंग ज़रूर करो। एक बार सुन लिया आपने, आपको स्टोरी पता चल गई, लेकिन रीडिंग करे बिना आपका काम नहीं चलेगा। उसे ज़रूर रीडिंग करो, क्योंकि रीडिंग का कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। आप सुन लो वहाँ से ज़रूर, लेकिन उसे पढ़ो ज़रूर, ताकि आप आंसर लिखने के लिए कैपेबल रहो। अब बहुत सी बात ऐसी होती हैं, आपको हिंदी में बता दी, अगर आप अंग्रेजी माध्यम के इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हो तो आप वो वर्ड कहाँ से लेके आओगे लिखने के टाइम पे। और अगर आप हिंदी मीडियम से भी पढ़ रहे हो तो आप ऐसी भाषा थोड़ी ना लिखोगे जैसे आपको समझाया जा रहा है, थोड़ी स्टैंडर्ड भाषा लिखोगे ना भाई साहब एग्ज़ाम में, तभी तो हिंदी मीडियम के बच्चों के नंबर नहीं आ पाते। रीडिंग करो, इसलिए कहा जाता है कि एनसीईआरटी पढ़ो। एनसीईआरटी में स्टैंडर्ड लैंग्वेज होती है, समझ रहे हो? एनसीईआरटी की लैंग्वेज भी आपको याद करनी कि किस तरह से आंसर लिखना है। तो आप रीडिंग ज़रूर करो न्यूज़पेपर की, सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा, समझ रहे हो आप? और मैं भी देखो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होता मेंस के लिए, वो मैं एडिटोरियल को न्यूज़ की तरह इसमें कवर कर लेता हूँ, और फिर अलग से अगर कोई स्पेशल लेक्चर है कि बार बार न्यूज़ में रहता है तो मैं उसे स्पेशल लेक्चर में पढ़ाता हूँ, ताकि वो अलग लेक्चर में पढ़ा रहे और कभी भी न्यूज़ में रहे, वहाँ से आपको मैं डायरेक्शन दे दूँ कि वहाँ पे जाके आप देख सकते हो, समझ रहे हो? आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है फिनलैंड स्वीडन्स नाटो मेंबरशिप। प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है ये। फिनलैंड और स्वीडन आप जानते हो कहाँ पे है ये कंट्री, ये यूरोप में कंट्री है, ये फिनलैंड है और ये स्वीडन है। फिनलैंड का ये बॉर्डर लगता है रसिया से, ये रसिया से बॉर्डर लग रहा है, ये रसिया है। इन दोनों की मेंबरशिप जो नाटो से ना, ये अभी रसिया ने धमकी दी थी, इन्हें वार्निंग दी थी कि आप क्या है नाटो को ज्वाइन मत करो, लेकिन फिनलैंड और स्वीडन ने ये डिसमिस कर दी रसिया की धमकी, वार्निंग, कि हम आपकी धमकी को नहीं मानेंगे, समझ रहे हो? पहले तो ये नाटो जानते हैं क्या है, नाटो आपको पता ही होगा, फिर भी ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें खुद की कोई मिलिट्री नहीं है, लेकिन जितने भी इसके मेंबर कंट्री सदस्य हैं वो इसमें सैनिक भेजते हैं, वो इसके पास जो इसके मेंबर कंट्री हैं उसके सैनिक होते हैं। ये कब बनाई गई थी? 1949 में बनाई गई थी। क्यों बनाई गई थी? देखो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध, तो पूरा वर्ल्ड दो ब्लॉक में बट गया था, दो ग्रुप, समूह, ब्लॉक बोल लो कुछ बोल लो, इसको BLOC लिखते हैं, ब्लॉक। दो ब्लॉक में बट गया था, एक था यूएस, यानी कि दो सुपर पावर में बट गया था, ये मान लो पूरे वर्ल्ड में दो सुपर पावर थी, एक तो यूएस यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका, और एक है आपका USSR, यूनाइटेड, ये है आपका सोवियत यूनियन। ये रसिया का नाम पहले था, क्योंकि रसिया और कुछ कंट्री को मिला के सोवियत यूनियन बोलते थे।
ये रसिया और ये वाली जो कंट्री है, ये वाली इस्टोनिया, लाटविया, बेलारूस, यूक्रेन, कजाकिस्तान, ये सब कंट्री सोवियत यूनियन का ही पार्ट हुआ करती थी। लेकिन जब कोल्ड वार खत्म हो गया 1991 में, तो इसका विखंडन हो गया, डिसइंटीग्रेशन हो गया यूएसएसआर का, और डिसइंटीग्रेशन के बाद ये सारी कंट्री बट गई। तो ये जब सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हुआ था, दो सुपर पावर बन गई थी, यूएस यूएसएसआर, तो इनके बीच में कोल्ड वार स्टार्ट हो गया। कोल्ड वार मतलब शीत युद्ध, हिंदी में बोलते हैं शीत युद्ध। ये कोई ऐसा लड़ाई नहीं थी जैसे गोला बारूद से लड़ा जाए या बंदूक या तलवारों से लड़ा जाए, ये सिर्फ विचारधारा का वार था, आइडियोलॉजी का मतलब कि एक दूसरी कंट्री अपनी विचारधारा को प्रमोट कर रहे थे। यूएस कर रहा था कैपिटलिज्म को, कैपिटलिज्म का मतलब का पूंजीवाद को प्रमोट कर रहा था, यूएसएसआर प्रमोट कर रहा था कम्युनिज्म को, यानी कि साम्यवाद को प्रमोट कर रहा था, कि सारी कंट्री अपनी, ये यूएसएसआर चाह रहा था कि ये कंट्री जो आसपास की सब कंट्री पूरे वर्ल्ड में कम्युनिज्म को अपनाएं, कि उनकी गवर्नमेंट कम्युनिज्म हो, और यहाँ पे सिस्टम कैपिटलिज्म को प्रमोट करना था। यूएस अमेरिका चाह रहा था सब पूंजीवादी विचारधारा को या कैपिटलिज्म को अपनाएं। इंडिया ने, हमारे ने दोनों का मिक्स्ड अपनाया था, मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम अपनाया था, जो कुछ कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म का मिक्सअप है, यानी कि कुछ प्रॉपर्टी हमारे इंडिया में गवर्नमेंट की है और कुछ प्राइवेट है। जैसे आपका घर है, प्राइवेट है, समझ रहे हो, वो ऐसा थोड़ी नहीं है रेंट पे लिया हुआ है, उसका किराया देते हो गवर्नमेंट को। लेकिन क्या है, यूएसएसआर यानी कि रसिया में कम्युनिज्म सिस्टम है, वहाँ पे क्या है, रेंट देना पड़ता है, वहाँ पे सारी प्रॉपर्टी, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन सब गवर्नमेंट का है, और यहाँ पे प्राइवेटिज्म है। यूएस में, अमेरिका में सब प्राइवेट हाथों में, गवर्नमेंट का सिर्फ मेन काम, ये सिर्फ रूल्स रेगुलेशन, लॉ एंड ऑर्डर, ये सब काम यूएस के हैं, अमेरिकन गवर्नमेंट के हैं, और सब कुछ प्राइवेट हाथों में है, यानी कि कैपिटलिज्म है वहाँ पे। अब यूएस ने, अमेरिका ने अपनी आइडियोलॉजी को प्रमोट करने के लिए एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बना ली नाटो की, जो रसिया को रोक सके, सोवियत यूनियन को रोक सके, क्योंकि सोवियत यूनियन था रसिया पहले, उसी का पार्ट था। अब 1955 में, लगभग 1955 में, रसिया ने भी नाटो के विपक्ष में, अपोजिशन में, वार्सो पैक्ट बना ली। ये भी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन थी, वार्सो पैक्ट। अब इसमें रसिया की ये मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन थी, लेकिन जब रसिया का डिसइंटीग्रेशन हुआ तो वार्सो पैक्ट तो खत्म कर दिया, क्योंकि जब कोल्ड वार खत्म हो गया, रसिया का डिसइंटीग्रेशन हो गया सोवियत यूनियन का, और रसिया बन गया, कुछ और कंट्री बन गई, तो वार्सो पैक्ट को खत्म कर दिया, क्योंकि ये कोल्ड वार के लिए बनाया था। लेकिन नाटो खत्म नहीं किया, नाटो अब तक चल रहा है, समझ रहे हो। अब यूएस क्या है, प्रमोट करता है, यानी कि एनकरेज करता है, बढ़ावा देता है कि जो ये कंट्री हैं ईस्ट यूरोपियन कंट्री, ये वाली, कि ये नाटो को ज्वाइन करें, नाटो के मेंबर बने। और ये निकले थे कहाँ से, सोवियत यूनियन से। पहले रसिया और सोवियत यूनियन यानी कि एक ही पार्ट थे ये। अब रसिया को भाई साहब गुस्सा आता है कि भाई साहब ये हमारी पार्ट हुआ करते थे और आप इनको नाटो को ज्वाइन करवा रहे हो, ये सारा मामला है। अब इससे पढ़ते हैं थोड़ा डिटेल में, क्योंकि फिनलैंड, स्वीडन को भी ये कहा था, धमकी दी थी कि आप नाटो को ज्वाइन ना करें, वरना आपको सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिल सकते हैं, यानी बुरे परिणाम देखने को मिल सकते हैं आपको। लेकिन रसिया ने ये कंसर्न जताई है, क्योंकि फिनलैंड और स्वीडन ने, दोनों ने मना कर दिया है कि हम आपकी धमकी को नहीं मानेंगे। तो रसिया ने कहा कि कंसर्न जताइए, परेशानी के, आप देखो ये यूनाइटेड स्टेट्स का एफर्ट है, प्रयास है कि वो ये यूनाइटेड स्टेट और नाटो के जो अलाइज हैं, ये फिनलैंड और स्वीडन को अपना मेंबर बनाना चाहते हैं नाटो का। लेकिन मॉस्को यानी कि रसिया क्या है, इससे रिटेलिटरी, यानी कि बदले में, अगर आप अलायंस को ज्वाइन करोगे, नाटो को ज्वाइन करोगे, तो बदले में एक्शन लेगी रसिया, मॉस्को एक्शन लेगा, रशियन फोर्स एक्शन लेगी, ये रसिया ने कहा। तो रसिया क्या चाहता है, रसिया चाहता है, देखो जो व्लादिमीर पुतिन है वो चाहते हैं कि जो ईस्टर्न यूक्रेन है या क्रीमिया को पहले मिलाया था, जो ईस्टर्न यूक्रेन को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया रसिया ने, और क्रीमिया को मिला लिया था 2014 में, यूक्रेन का ही पार्ट था ये, यूक्रेन है, यूक्रेन का ये छोटा सा दिखाई दे रहा पिंक कलर का, क्रीमिया 2014 में मिला लिया था प्रॉक्सी वार के जरिए। तो ये रसिया ये कहता है कि देखो आप ज्वाइन ना करो, कि नाटो क्या है, नाटो का री इन्फोर्समेंट नहीं किया जाए। दिसंबर में ये कहा था रसिया ने कि सिक्योरिटी डिमांड की थी, 2 डॉक्यूमेंट प्रपोज किए थे,
यूएस के साथ एक ट्रीटी प्रपोज की थी और एक एग्रीमेंट नाटो के साथ। तो रसिया ये चाहता था कि नाटो ये गारंटी दे कि अपना ईस्टवर्ड एक्सपेंशन वो हाल्ट करे, हाल्ट का मतलब रोके, स्टॉप करे। ईस्टवर्ड एक्सपेंशन मतलब कि अपने जो ये पूरा वर्चस्व है ना, ये ईस्टर्न कंट्री की तरफ ना बढ़ाए, कि आप इन कंट्री को अपने अंदर ज्वाइन ना करो। ये रसिया चाहता है कि आप जो रसिया के पहले पार्ट हुआ करते थे, इन कंट्री को आप ज्वाइन ना करवाओ, नाटो का मेंबर मत बनाओ। तो ये सोर्स क्या है रसिया के डिस्प्यूट का नाटो के साथ? सोर्स ये है, देखो, जो वार्सो पैक्ट के मेंबर थे, वार्सो पैक्ट जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी रसिया ने, जो उसके मेंबर स्टेट्स थे या जो एक्स सोवियत रिपब्लिक थे, सोवियत यूनियन के जो कंट्री मेंबर थे, तो उनको क्या है ना, नाटो का मेंबर ना कराए, ना बनाए। तो ये रसिया का कहना है। इसमें ये सारी कंट्री और भी आती हैं, इनको भी, जैसे कज़ाक रिपब्लिक, हंगरी, पोलैंड, ये बुल्गारिया, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, रोमानिया, स्लोवाकिया और ये आपकी स्लोवेनिया, इन कंट्री को ज्वाइन ना कराए नाटो। तो ये पहले देखो, एक जॉर्जिया और यूक्रेन को भी पहले चेतावनी दी थी कि इनको आप ज्वाइन ना कराओ नाटो को। तो रसिया क्या डिमांड करता है नाटो से और यूनाइटेड स्टेट्स क्या कहता है? रसिया ये कहता है कि दो एग्रीमेंट में साफ साफ ये कहा है कि आप नाटो और यूनाइटेड स्टेट की जो बाइंडिंग सिक्योरिटी गारंटी दे, लीगल बाइंडिंग सिक्योरिटी गारंटी दे कि आप सिक्योरिटी यहाँ पे बना के रखोगे, सुरक्षा बना के रखोगे, ये लीगल बाइंडिंग एग्रीमेंट करके दे। नाटो का एंड किया जाए और ईस्टवर्ड एक्सपेंशन ना किया जाए इसका, कम से कम ये रसिया का कहना है बस, कि यूक्रेन वगैरह इसको ज्वाइन ना करे। इसलिए तो ये यूक्रेन को अटैक किया था रसिया, क्योंकि ये नाटो को ज्वाइन करने वाला था, तो इसलिए रसिया मना कर रहा था कि आप ज्वाइन ना करो। तो यही चाहता है रसिया कि अगर मान लो ये नुकसान है रसिया को, अगर यूक्रेन वगैरह या ईस्टवर्ड नेशन, ये ईस्टवर्ड नेशन आते हैं जो अगर ज्वाइन कर लेते हैं, तो अब रसिया को यहाँ से थ्रेट होगी। किस तरह से थ्रेट होगी, खतरा होगा? क्योंकि देखो, अमेरिका भी पार्ट है नाटो का, और नाटो का प्रिंसिपल ये है कि अगर कोई कंट्री नाटो के मेंबर पे अटैक करता है तो वो पूरी नाटो पे अटैक समझा जाएगा। अगर यूक्रेन बन गया नाटो का मेंबर, अगर कोई कंट्री मान लो रसिया अटैक करता है यूक्रेन पे, तो फिर सारी नाटो की ये प्रिंसिपल है कि अगर नाटो के मेंबर पे कोई अटैक करता है तो सारी कंट्री उसे मिलके मारेंगे। समझ रहे हो? तो नाटो पे अगर अटैक, यानी किसी मेंबर पे, यूक्रेन पे अटैक कर दिया, यूक्रेन मेंबर है नाटो का, तो फिर सारी कंट्री इसके विरुद्ध लड़ेंगी। समझ गए? और दूसरा ये है कि इसमें यूएस क्या करता है, जब भी ये नाटो का कोई मेंबर होता है तो यूएस उसमें क्या है, उस देश में अपनी मिलिट्री इक्विपमेंट तैनात कर देता है, डिप्लॉय कर देता है। अगर यूक्रेन बन गया मेंबर, तो फिर क्या करेगा, यूएस सिक्योरिटी पर्पज के लिए अपने हथियार इसके बॉर्डर पे तैनात कर देगा। अब समझो रशिया को बुरा नहीं लगेगा, ये इसके बॉर्डर के पास मिसाइल्स वगैरह तैनात करके रखा है। समझ रहे हो? इसको तो खतरा ही रहेगा, पता नहीं कब अटैक कर दे ये। तो इसलिए ये नहीं चाहता रसिया कि भाई साहब आप सिक्योरिटी की गारंटी दो और इन्हें नाटो ज्वाइन मत कराओ। नेशनल सिक्योरिटी जो थ्रेट है उनको परसीव करते हुए ये डिमांड रखी रसिया ने। नेक्स्ट टॉपिक है रशियन स्पेस एजेंसी थ्रेट ऑन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। प्रीलिम्स और जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है ये। देखो, अभी रसिया और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट तो चल ही रहा है और रसिया और यूएस का भी चल रहा है इसी वजह से। तो ये रसिया ने कहा है, थ्रेटन किया है, धमकी दी है एक तरह से, कि अगर यूएस ने सैंक्शन लगाए, यूएस ने सैंक्शन तो लगा ही दिए, यानी कि प्रतिबंध लगा दिए, ट्रेड बंद कर दिया, बहुत सारे जो बेनिफिट थे वो बंद कर दिए, स्विफ्ट पे बैन लगा दिया, यानी कि स्विफ्ट कोड होता है ना एक, जो पेमेंट, इंटरनेशनल पेमेंट करने के लिए यूज होता है, मैसेजिंग सिस्टम है, इसके बारे में हमने अलग से लेक्चर में पढ़ा हुआ है। तो इस पे भी प्रतिबंध लगा दिए। अब इसी के रेस्पॉन्ड में, इसी का जवाब देते हुए रसिया ने कहा है, धमकी दी है कि हम क्या है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को गिरा देंगे। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या है? ये जो अर्थ है ना, अर्थ के चारों ओर ये घूम रहा है भाई साहब, ये समझ लो, जैसे सैटेलाइट भेजते हैं इक्विपमेंट, ऐसे ही ये है। ये क्या है, एक लेबोरेटरी की तरह काम करता है, लैब की तरह। जैसे अर्थ पे कोई लेबोरेटरी बनी होती है, लैब, जिनमें साइंटिस्ट कुछ एक्सपेरिमेंट, रिसर्च करते रहते हैं, इसी तरह से ये है अर्थ के लगभग 400 किलोमीटर ऊंचाई पे, लगभग 408 किलोमीटर ऊंचाई पे अर्थ के चारों ओर ऑर्बिट कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। यहाँ पे साइंटिस्ट वगैरह, एस्ट्रोनॉमर वगैरह जाते हैं, रिसर्च वगैरह करते हैं स्पेस में। ये भेजा गया था 1998 में, फर्स्ट इक्विपमेंट भेजा गया था इसका, बारी बारी से भेजे गए थे और वहाँ जाके इसको जोड़ दिया था, एक बार में सारा नहीं भेजा था, बारी बारी से। 1998 में
फर्स्ट इक्विपमेंट भेजा था इसका, और 1998 में 1998 में लॉन्च किया था। 5 कंट्रियों का जॉइंट ये प्लान था, 5 कंट्री की स्पेस एजेंसी थी। एक तो यूएस की, एक कनाडा की स्पेस एजेंसी थी, और एक यूरोपियन स्पेस एजेंसी थी, यूरोप की, एक आपकी रसिया की रोसकॉस्मोस स्पेस एजेंसी थी, और एक जापान की थी जाक्सा। इन पांचों ने मिलकर भेजा था और इन पांचों के पास ही ओनरशिप है और इसको गिराने के लिए बोला है। तो इसके बारे में और डिटेल से जाना, आईएसएस के बारे में, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, तो आप उसे देख सकते हो, लेक्चर बना हुआ है साइंस एंड टेक की प्लेलिस्ट में, वहाँ पे जाके डिटेल में पढ़ सकते हो। अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे, रसिया और इसके कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, क्या है इससे लेके। जो स्पेस स्टेशन है ये किस एक्ट्स के जरिए प्रोटेक्टेड है? एक एग्रीमेंट हुआ था भाई साहब तभी जब ये लॉन्च किया गया था, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इंटरगवर्नमेंटल एग्रीमेंट, ये साइन हुआ था 29 जनवरी 1998 को। इसमें 15 गवर्नमेंट थी जब ये साइन किया गया था। इसमें यह था कि लॉन्ग टर्म इंटरनेशनल कोऑपरेटिव फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा और आपस में कंट्री पार्टिसिपेट करेंगी, पीसफुल पर्पज के लिए इस स्पेस स्टेशन का यूज किया जाएगा। इस स्पेस स्टेशन को ऑन कौन करता है, मालिक कौन है? देखो इसका मालिक इस एग्रीमेंट में ही है, स्पेस स्टेशन जिसने भेजा है वही इसका मालिक है, वही इसकी लेबोरेटरी वगैरह पर रिसर्च करते हैं। इसमें देखो स्पेस स्टेशन की जो इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट ट्रीटी हुई थी, ये एग्रीमेंट हुआ था, उसके आर्टिकल 5 के अकॉर्डिंग इसमें ये 5 एजेंसी हैं, स्पेस एजेंसी, यूनाइटेड स्टेट्स, रसिया, यूरोपियन एजेंसी, जापान और कनाडा, ये इसको रेस्पेक्टिव एक तरह से ये इसकी ओनरशिप रखती हैं अपने पास, ये हैं इसके ओनर, मालिक। अब लायबल कौन है अगर इसमें कुछ रॉन्ग होता है, गलत होता है इस स्पेस स्टेशन में, उसके लिए उत्तरदायी कौन है? इसमें देखो लायबिलिटी कन्वेंशन है 1972 की, वो भी इस इंटर गवर्नमेंटल स्पेस स्टेशन जो एग्रीमेंट है, लीगल फ्रेमवर्क है, इस कन्वेंशन को भी रिकॉग्नाइज करता है। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि इसमें कोई भी गलत होगा तो सब जिम्मेदार होंगे, यानी कि इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट है जो ये क्रॉस वेवर ऑफ लायबिलिटी को एस्टेब्लिश करता है, यानी कि प्रोहिबिट करता है कोई भी इसमें पार्टनर है जो 5 पार्टनर, उनके कोई भी चाहे 5 पार्टनर कंट्री है, उनकी स्पेस एजेंसी है, उनके नीचे कोई भी मान लो कॉन्ट्रैक्टर है, सब कॉन्ट्रैक्टर है, यूजर, कस्टमर कोई भी है, वो प्रोहिबिट करेंगे कि कोई दूसरा पार्टनर इसको कोई नुकसान ना पहुंचाए। यानी कि हर एक पार्टनर की ये जिम्मेदारी है वो इस कॉन्ट्रैक्ट को इम्प्लीमेंट करे, कोई भी इसका सब पार्टनर हो, सब कॉन्ट्रैक्टर हो या कॉन्ट्रैक्टर हो, इसको नुकसान ना पहुंचाए। जो और इंटरनेशनल स्पेस लॉ ट्रीटीज हैं, प्रिंसिपल हैं, इसके रिगार्ड में जो स्पेस को प्रोटेक्ट करती हैं, यानी कि आसमान में कोई कैसे रिसर्च करे, कैसे यूज करे आउटर स्पेस को, उसके लिए और भी ट्रीटी हैं, एग्रीमेंट है। एक कमेटी ऑन पीसफुल यूजेज ऑफ आउटर स्पेस, ये कमेटी बैठी थी, इसने कुछ इंटरनेशनल स्पेस लॉ डेवलपमेंट किए थे। ये कुछ इसमें कुछ प्रिंसिपल हैं और ट्रीटी हैं, इसमें 5 इंटरनेशनल ट्रीटी हैं। आउटर स्पेस ट्रीटी, आउटर स्पेस को कैसे यूज किया जाएगा इसके लिए। रेस्क्यू एग्रीमेंट है, एक लायबिलिटी कन्वेंशन हुई थी 1972 की, रजिस्ट्रेशन कन्वेंशन, मून एग्रीमेंट, ये 5 एग्रीमेंट और ट्रीटी हुए थे जो आउटर स्पेस को कैसे यूज किया जाएगा इस तरह से इस पे फोकस करते हैं। एक 5 डिक्लेरेशन भी है, 5 घोषणा पत्र हैं जो लीगल प्रिंसिपल बताते हैं, सिद्धांत के किस तरह से स्पेस को यूज किया जाएगा। डिक्लेरेशन ऑफ लीगल प्रिंसिपल, ब्रॉडकास्टिंग प्रिंसिपल, रिमोट सेंसिंग प्रिंसिपल, न्यूक्लियर पावर सोर्स प्रिंसिपल, बेनिफिट डिक्लेरेशन, ये भी प्रोटेक्ट करते हैं आउटर स्पेस को कैसे यूज किया जाएगा, यानी कि पीसफुल पर्पज से यूज किया जाना चाहिए, मिलिट्री के लिए यूज नहीं किया जाना चाहिए। इन प्रिंसिपल में ये है। अदर स्पेस स्टेशन हैं क्या हमारे इस वर्ल्ड पे, यानी कि अर्थ पे? देखो अभी तक तो केवल ओनली 1 स्पेस स्टेशन है जो ये इन 5 कंट्री की स्पेस एजेंसी ने मिलकर भेजा था, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। लेकिन चाइना भी ट्रायल लेवल पे 2 स्पेस स्टेशन भेज चुका है और चाइना फ्यूचर में अपना भेजने वाला है। ये तियांगोंग 1, तियांगोंग 2, ये ट्रायल बेसिस पे भेजे थे स्पेस स्टेशन। अभी चाइना का परमानेंट कोई स्पेस स्टेशन नहीं है, चाइना भेजने वाला फ्यूचर में, और इंडिया भी भेजने वाला है, ये हमने कई बार डिस्कस किया है। अच्छा, जो स्पेस स्टेशन होते हैं इनका सिग्निफिकेंस क्या होता है, इंपॉर्टेंस क्या होता है? देखो साइंटिफिक डेटा कलेक्ट करने के लिए काम आते हैं। दूसरा, मान लो अर्थ पे बहुत सारी रिसर्च नहीं की जाती, जो स्पेस पे रिसर्च करनी होती है तो एस्ट्रोनॉमर जाके, साइंटिस्ट जाके वहाँ पे साइंटिफिक स्टडी करते हैं, यानी कि जो क्रू मेंबर होते हैं, यानी कि एस्ट्रोनॉमर होते हैं जो इसमें जाते हैं, वो महीने तक, हफ्ते तक यहाँ पे रुक भी सकते हैं। और स्पेस स्टेशन पे देखो ह्यूमन बॉडी पे स्पेस में अगर रहे, मान लो ह्यूमन को स्पेस में भेजा जाए फ्लाइट में, तो ह्यूमन बॉडी पे क्या प्रभाव पड़ेगा स्पेस में? तो यहाँ पे रह के, स्पेस में रह के, क्योंकि ये 400 किलोमीटर दूरी पे है अर्थ से,
चारों ओर घूम रहा है, तो ये भी पता लगाया जा सकता है अगर ह्यूमन बॉडी स्पेस में रहे तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा स्पेस में रह के। तो इतने सारे फायदे हैं इससे। तो यही थे आज के टॉपिक।